इस साल 2025 में जितने बच्चे भी एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए ये मेरा लास्ट लेक्चर होगा। इस लेक्चर में क्वेश्चन में के ऊपर तो कम ही डिस्कशन करूंगा, लेकिन पेपर को लेके कुछ बातें हैं, बस वो बातें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इन्हीं बातों बातों में मैं आपके साथ पूरा पेपर डिस्कस करूंगा कि पेपर को मतलब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके कल के पेपर में आने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन तो मेरे हो जाते हैं बट शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में प्रॉब्लम होती है। उसमें प्रॉब्लम होने का रीजन ये है कि लॉन्ग जो क्वेश्चन है उसमें 48 नंबर के आपके लॉन्ग आते हैं जिसमें 24 के करने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को तो मतलब 24 से ज्यादा के भी क्वेश्चन उसमें आ जाते हैं। 48 में 24 का ही करना मतलब 50% का उसमें मार्जिन होता है और उसमें भी चीजें फिक्स होती है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक 8 नंबर में क्वेश्चन 100% आपका मैट्रिक्स से आता है। मैट्रिक्स में अगर आपको इनवर्स निकालना आता है, एडजॉइंट निकालना आता है या मैट्रिक्स के मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना आता है तो वहां पे क्वेश्चन आपको मिल जाता है। एक क्वेश्चन आपका वहां पे एओडी से बन जाता है। और एओडी में क्या है कि आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करने वाला पार्ट है तो वो थ्योरी वाला जो मैक्सिमम मिनिमा का पार्ट है, जिसमें किसी स्फीयर के अंदर आपका सिलेंडर बना दिया जाए या किसी स्फीयर के अंदर एक कॉइन बना दिया जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। या दो संख्याओं का ये फल फलाना है तो उनके गुणनफल का मैक्सिमम या मिनिमम मान ज्ञात करो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थ्योरिकली मिल जाते हैं। तो इन थ्योरिकली क्वेश्चन को एक बार जरूर देख के जाएं। जिन बच्चों को इन थ्योरिकली क्वेश्चन में दिक्कत होती है तो मेरे मैक्सिमम मिनिमा के लेक्चर में दो लेक्चर ही थ्योरिकल क्वेश्चन के हैं और बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, आधे आधे घंटे के लेक्चर हैं। तो आप उसको बहुत फास्ट करके मतलब उसको 2x की स्पीड में मतलब 15-15 मिनट में दोनों लेक्चर को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार देख के जाओगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। देखना उनको है जिनको इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होती है। और क्या है, लॉन्ग में हो सकता है कि तुम्हारा एक क्वेश्चन टाइप ऑफ फंक्शन या टाइप ऑफ रिलेशन से आए। तो टाइप ऑफ फंक्शन टाइप ऑफ रिलेशन चैप्टर बेहद सिंपल चैप्टर है, बस आपको उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। जैसे आपके टाइप ऑफ रिलेशन में आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। तो एक बार इन चारों पॉइंट को देख के जाओ कि सिमेट्रिक अगर आएगा तो कैसे करेंगे, रिफ्लेक्सिव आएगा तो कैसे करेंगे, ट्रांजिटिव आएगा तो कैसे करेंगे। और जब ये तीनों हो जाते हैं तो वहाँ पे इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाता है। इसी के साथ साथ आपको टाइप ऑफ फंक्शन में वन वन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, इन चारों फंक्शन को एक बार देख के जाओ कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा तो आपको कैसे करना है। देखो, मैं इस लेक्चर को ओनली इसलिए बना रहा हूँ कि लास्ट टाइम पे जिन बच्चों के मन में लग रहा है कि अब हम क्या करें, उनको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया है, तो वो बस इस लेक्चर को देखने के बाद 1 से 1.5 घंटे केवल उन बिंदुओं को देना है जिन बिंदुओं पे मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके साथ ही साथ वेक्टर को देख के जाओ। देखो, वेक्टर में जो 3D वाला पोर्शन है उसमें भी अगर हम बात करें तो उसमें प्लेन वाला पोर्शन आपका इस बार के बोर्ड एग्जाम में नहीं आना है, तो ओनली लाइन वाला पोर्शन आना है। तो लाइन का इक्वेशन है, लाइन किसी बिंदु का लाइन पे इमेज कैसे निकालेंगे, किसी बिंदु से लाइन की दूरी कैसे निकालेंगे, दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, दो रेखाओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे। दो रेखाओं के बीच की दूरी पे एक क्वेश्चन आता है कि दो रेखाओं की बीच की दूरी निकालो और दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी निकालो। इन दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ के जाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि दो रेखाओं के बीच की दूरी का क्वेश्चन आता है। उसमें पेपर में अमूमन हुआ क्या है कि उन्होंने समांतर रेखाओं को दिया है, समांतर रेखाओं को दिया है और हम लोग उसको मतलब दूसरे तरीके से वो सॉल्व कर देते हैं, a2 - a1 क्रॉस b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। तो इन चीजों से बच के जाना है। अभी भी किसी बच्चे ने मैसेज भेजा है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए, जो पिछली बार आपने भेजे। किसी बच्चे का भी अभी मैसेज आया है कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दीजिए कि अ, जो पिछली बार आपने बताए थे उसका भी अभी मैसेज आया मेरे पास। तो मैंने आप लोगों के मैसेज को भी खोल के रखा है कि किसी बच्चे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछो तो वो मुझे मैसेज करके रख सकता है। आपने पिछली बार बताए थे कुछ क्वेश्चन आ गए थे वो वाले। तो बेटा, मैंने जो रिवीजन लेक्चर लिए हैं आप लोगों के, जो मैंने पिछले 7 दिनों में रिवीजन लेक्चर अपलोड किए हैं, उनमें मैंने उन्हीं क्वेश्चन को
फोकस किया है जिसके आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। ठीक है। चलिए, तो जैसे वेक्टर थ्री डी की बात कर रहे थे, तो बहुत एक छोटा सा मैंने लेक्चर आपके लिए अपलोड किया था 3 दिन पहले। अब जिन्होंने नहीं देखा वो उसकी गलती है, वैसे मैंने उसमें पूरा थ्री डी कवर करके आपके साथ डिस्कस किया था। उस लेक्चर को जिन्होंने देखा है तो 100% उस लेक्चर से आपको लगभग 7 से 8 नंबर का फायदा होने वाला है। ठीक है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी में आपका बेस थ्योरम प्लीज बहुत अच्छे से देख के जाओ। बेस थ्योरम के साथ साथ समेशन थ्योरम भी बहुत अच्छे से देख के जाओ। बेस समेशन थ्योरम का मेरे कहने से आप लोग एक ही क्वेश्चन जरूर घर से ट्राई करके जाएं, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। इसके बाद आपको जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी बहुत ज्यादा कुछ आना नहीं है। आप मेन वैल्यू को एक बार एक दो क्वेश्चन पढ़ के जाएं कि मेन वैल्यू का यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग ऐसे उसको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। डिटर्मिनेंट में भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। बहुत सारे जैसे आपकी ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के आते हैं कि रो को ऐड करके कुछ कॉमन आ जाएगा, या रो को रो के से घटाने पर, या कॉलम को कॉलम से घटाने पर, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक बार उन क्वेश्चन को जरूर देख के जाएं। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो वो क्वेश्चन जरूर देख के आए जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं, जिस टाइप की प्रॉपर्टी ज्यादातर रिपीट होके आती रहती है। डिफरेंशिएशन में कुछ दिक्कत होगी नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है, तो डिफरेंशिएशन को भी आप लोग एक बार दिख के जाएं। हाँ, थोड़ी सी दिक्कत आपको कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में हो सकती है। तो एक बार कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ के जाएं कि कॉन्टिन्यूटी को पता करने के लिए हम लोग उसमें क्या क्या करते हैं। जैसे कभी कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आता है किसी बिंदु पे हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होता है, तो उसमें तीनों बातों को याद रखना है कि उसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और मैन लिमिट, तीनों लिमिट को ज्ञात करना होता है। ऐसे ही डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आता है, तो एक बार मैंने क्या बोला, इस लेक्चर को देखने के बाद इन बिंदुओं पर जरूर फोकस करके जाए। अगर ये सारे पॉइंट तुम्हारे क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर देख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्या करना चाहिए इस लेक्चर के बाद, तो तुम इन बिंदुओं के बारे में जरूर सोचें जो जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। डिफरेंशियबिलिटी में आप देख के जाएंगे राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है। आपको क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं है, अब तो आप अपनी बुक उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, जो भी आपके पास है, आप तो बस इतना देखो कि अगर कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, और आपका डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का भी क्वेश्चन देख के जाओ कि अगर कभी पूछा जाए कि किस अंतराल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो फंक्शन का जैसे डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग हो जाता है, निगेटिव है तो डिक्रीजिंग हो जाता है। इस पर भी थोड़ा सा फोकस करना है कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है स्टिकली इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो इस बात को फोकस करना है कि स्टिकली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान के लिए ग्रेटर देन लेते हैं और वर्धमान के लिए ग्रेटर देन इक्वल दोनों लेते हैं। ऐसे ही स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए लेस देन लेते हैं और स्टिकली डिक्रीजिंग के लिए उस बच्चे को मैसेज कर दें, वरना वो कहेगा सर ने मैसेज भी नहीं किया मुझे। तो इसलिए एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बेटा। तो जैसे मैं अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे डिस्कस कर रहा था, तो इस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को भी थोड़ा सा एक नजर मार के जाना है। अब आपको हर पाँच पाँच मिनट आपको 1 घंटे बड़े शांत मन से बैठना है और आपको हर टॉपिक पे एक नजर 5 मिनट की ये मानना है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि अब ये आपके पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि अब सुबह पेपर है, यही रात अंतिम, यही रात बाहरी वाली कहानी है। तो इस टाइम तो आप लोग बस केवल आप अपने एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, सारे कॉन्सेप्ट को देखें कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। इस टाइम पे कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कुछ नया नहीं सीखेंगे, जितना आता है आप उसको ही रिवाइज करेंगे। टेंजेंट नॉर्मल का जैसे क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा बेहद सुंदर सा टॉपिक है। आप में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो थोड़ा सा उसकी कॉन्सेप्ट पे नजर मारो, अगर उसका क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कर भी लेंगे। ऐसे ही आपका ये कौन सा टॉपिक है, रेट, रेट में ऐसे आने का चांस कम है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार के जाओ, पूरा डिफरेंशिएशन का पार्ट है। तो एक बार मेरे कहने का मतलब है, मैं सारे टॉपिक को इसी याद दिलवा रहा हूँ कि कोई टॉपिक अगर आपके दिमाग से निकल रहा हो
तो आप उसको एक बार जरूर देख के जाएं। हाँ, इंटीग्रेशन में कॉन्सेप्ट देख के जाओ कि वैसे तो फॉर्मूले बेस हैं, फॉर्मूले के अलावा कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे क्वाड्रेटिक कहीं बन जाता है, रूट में क्वाड्रेटिक बन जाता है, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक बन जाता है, नीचे ओनली साइन वाले या कॉस वाले फलन आ जाते हैं, नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाले फलन आ जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको देख के जाना है। अच्छा, इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का मैंने आज ही लेक्चर अपलोड किया है। अभी तक हो सकता है सभी ने देख भी लिया होगा, जितने लोग ये वाला वीडियो देखेंगे तो उसके पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया है। तो उस लेक्चर को, उस वाले उन वाले क्वेश्चन को भी आप लोग देख के जाओ, जिस टाइप के क्वेश्चन मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ इसके साथ ही साथ आपको वेक्टर में जैसे डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस टाइप के क्वेश्चन पे देख के जाओ। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिपीट होते रहते हैं, तो एक बार उन क्वेश्चन पे नजर मार के जाओ जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। इस टॉपिक को चाहे तुम्हें 15 से 20 मिनट देना पड़े। देखो, आज रात को आराम में तुम लोग 12 बजे तक अपनी पढ़ाई करो, 12 बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं करेगा, आराम में सोना है चिल मार के, और सोने के बाद सुबह उठो आज आराम से और 8 बजे जाके पेपर दो। 2 घंटे का टाइम पर्याप्त होगा। 6 बजे जो उठो, 7 बजे तक तैयार हो, निकल जाओ सेंटर पे। शायद 8:30 से आपका पेपर है, तो 1.5 घंटा बहुत होता है सेंटर के लिए जाने के लिए, अगर दूर भी है सेंटर। ठीक है। और इसके साथ कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो बहुत पढ़ने के बाद नहीं भी आ रहे हैं, तो फिर उस पर इतना लोड मत लो, जितना तुम लोगों का तैयार है उस पर ज्यादा फोकस करो। हाँ, एक बहुत अच्छी बात है कि लीनियर प्रोग्राम मैंने रिवाइज नहीं कराया है। लीनियर प्रोग्राम पूरा का पूरा 11th के ब्रैकेट इनइक्वलिटी, सॉरी, हाँ, लीनियर इनइक्वलिटी की तरह टॉपिक है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऑफलाइन से पढ़ा जरूर होगा, स्कूल में या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, तो प्लीज उसका क्वेश्चन जरूर तैयार करके आए। उसका क्वेश्चन 100% आएगा, 100% आएगा। और कोशिश करो, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसका जो क्वेश्चन आएगा वो न्यूमेरिकल वाला ही आ जाएगा। तुम पहले एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और एक दो क्वेश्चन देख लो, बस एग्जाम्पल देख लो, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है ना। और क्या है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी मैंने बोला ही है, बेस थ्योरम और समेशन थ्योरम थ्योरम को तैयार करके जाओ। अगर बेस और समेशन आप तैयार करोगे, देखोगे, नजर मारोगे, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी। उसके साथ ही साथ जैसे आपने ये वीडियो देखा, आपको जितने पॉइंट मैंने बोले, आपको लगता है कि इन पॉइंट्स में भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या कोई एक आध पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है, या उस पे आपको किसी पॉइंट पे डिस्कस करना है, तो वैसे तो जितने बच्चे ये वाला वीडियो देखेंगे उनके पास, सभी के पास मेरा नंबर होगा। यदि नंबर नहीं है तो आप रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक आप हमें इस नंबर पे कॉल करके हमसे वो बात डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो इस नंबर पे आप हमें कॉल कर लें, और आज रात को 1 बजे तक मैं आपकी सेवा में, 1 बजे के बाद मैं भी आपको सेवा नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि सुबह 8 बजे मुझे भी लेक्चर देना होता है। तो आई एम सॉरी, 1 बजे तक तो मैं आपको सेवा दे सकता हूँ, उसके बाद मैं सो ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे 8 बजे लेक्चर देना है, तो मुझे भी जल्दी जागना पड़ेगा। ठीक है। तो इस टाइप से आप एक एक बार सारे कॉन्सेप्ट पे नजर मार के जरूर जाएं, जितने कॉन्सेप्ट आपके हैं उन पे जरूर फोकस करें। और मुझे इतना पता है कि आप लास्ट टाइम पे अगर नए टॉपिक को पकड़ेंगे तो आप लोग अपने नए टॉपिक को भी पूरी तरह से कवर नहीं कर पाएंगे, और पुराने टॉपिक को भी खो देंगे। इसलिए केवल वही टॉपिक आप लोग रिवाइज करें, या उन्हीं टॉपिक पे फोकस करें जितने टॉपिक आपने पहले से पढ़े हुए हैं। ठीक है। इसी के साथ किसी बच्चे ने मुझसे मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, अगर मुझे ऐसा कोई मैट्रिक्स मिल जाए कि ए और बी सममित अवयव है, सममित अवयव है, और प्रूव करने के लिए आ जाए कि ए बी माइनस बी ए भी सममित होगा, ये प्रूव करने के लिए आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने शायद डिस्कस नहीं किया। तो इस टाइप का क्वेश्चन देख लो, अगर आता है तो कैसे करोगे, इस मैट्रिक्स को पी मानेंगे, इसको ए बी माइनस बी ए। अच्छा, ये दोनों सममित हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे ए डैश और ए बराबर होगा, यहाँ पे बी डैश और बी बराबर होगा, यहाँ पे ए डैश ए के बराबर होगा और बी डैश बी के बराबर होगा। इसका अगर हम डैश निकालेंगे तो ए बी माइनस बी ए का डैश, डैश अलग अलग लग जाएगा, ए बी पे डैश अलग आएगा और बी ए पे डैश अलग आएगा। इसको लिखेंगे हम लोग बी डैश इंटू ए डैश।
क्योंकि कंडीशन होती है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, माइनस इसको उल्टा करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश इंटू बी डैश, माइनस कॉमन लोगे तो ए डैश बी डैश माइनस का बी डैश और ए डैश। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों सममित हैं तो ए डैश को ए लिखेंगे, बी डैश को बी लिखेंगे, मतलब ए बी माइनस का बी ए। तो ये जो पी डैश है वो फिर से माइनस पी के बराबर बन गया। तो पी डैश अगर माइनस पी के बराबर है, सॉरी आई थिंक इस क्वेश्चन को मैंने पूरा रीड नहीं किया, एक मिनट मैं देख लेता हूँ किस बच्चे ने मुझे भेजा है। एक सेकेंड, किसी बच्चे ने मुझे भेजा है, किसने भेजा, एक सेकेंड, क्वेश्चन मैंने पूरा रीड नहीं किया अभी तक, इसमें मक्कारी मेरी है। हाँ, विषम सममित भी होगा तो पी डैश पी का निगेटिव होगा, यही तुमको प्रूव करना था। सॉरी, मुझे सममित दिखा दिखा था, विषम सममित प्रूव करना है। ठीक है, तो ये विषम सममित प्रूफ हो गया। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग ऐसे उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो बता रहे हैं कि आपको अब तो केवल आपको उन कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है जो आप लोगों ने पहले से पढ़े हुए हैं। किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन मुझे और भी भेजा था, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन था किसी बच्चे का। क्वेश्चन क्या था मैं उस पर भी हिंट कर देता हूँ, बच्चों को लास्ट लेक्चर देखने का फायदा भी होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस का ए बी बी सी, बी स्क्वायर प्लस का बी सी, ए सी प्लस का सी स्क्वायर, ए सी और सी स्क्वायर। ये किसी बच्चे ने मैं क्वेश्चन भेजा था। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से हम ए कॉमन लेंगे, यहाँ से हम बी कॉमन लेंगे और यहाँ से हम सी कॉमन लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यही था। हाँ, जिसने भी भेजा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका ए, यहाँ पे ए प्लस का बी, यहाँ बी, और यहाँ पे क्या बचेगा। अच्छा, इसमें काम और भी कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, चलिए कुछ नहीं, यहाँ पे बी कॉमन लोगे तो सी बचेगा, बी बचेगा और बी प्लस सी बचेगा। और यहाँ से हम कॉमन कितना लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे हम कितना सी, तो यहाँ पे ए प्लस सी बचेगा और यहाँ ए बचेगा और यहाँ पे सी बचेगा। ठीक है, इसमें एक प्रॉपर्टी यूज कर दो, यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की कि C2 को चेंज करेंगे तो C2 माइनस C1 माइनस C3, C2 से इन दोनों को घटाओगे एक जीरो बन जाएगा। अगले स्टेप में से बस इतना ही कर दो, C2 से इन दोनों को घटाओगे एक जीरो बन जाएगा। एक जीरो बनने के बाद इसका एक्सपेंशन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो जिन्होंने ये वाला क्वेश्चन भेजा है वो इस अप्रोच को लगा के इसको भी सॉल्व कर सकता है। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट और भी है, उसने अभी मुझे क्वेश्चन भेजा है। क्या क्वेश्चन भेजा है, एक सेकेंड, उसका नंबर तो मेरे पास, उसने क्या भेजा उसका भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, उसने क्वेश्चन भेजा है मुझे कि एक्स बाई जेड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर बाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस बाई। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप क्या करोगे, R3 को चेंज करोगे, R3 में R1 ऐड करोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड, एक्स प्लस बाई प्लस जेड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स बाई जेड, ये आप कॉमन लोगे। कॉमन लेने के बाद यहाँ पे एक्स प्लस बाई प्लस जेड बन जाएगा, और यहाँ पे फिर क्या करोगे, C2 में से C1 घटा दोगे और C3 में से भी C1 घटा दोगे, तो यहाँ पे दो जीरो बन जाएंगे और एक्सपेंशन करना है। तो जिसने भी ये वाला क्वेश्चन हमें भेजा है वो आप इसको ट्राई कर सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे, हाँ, एक बच्चा है उसने मुझे बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन भेजे हुए हैं, थ्योरिकली क्वेश्चन है। तो बेटा इस टाइम पे उस लेक्चर को बनाना तो मुश्किल है, और मैंने उस बच्चे को बोला भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम मिनिमा के लास्ट दो तीन लेक्चर देख लो आप,
2x स्पीड कर लो, जो आधे घंटे का लेक्चर है वो 15 मिनट में पूरा हो जाएगा। तो आप उसको एक बार देख लो, जिस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, तो उससे आपको, अगर वो टॉपिक बहुत अच्छा आता है फिर भी उन क्वेश्चन में आपको डाउटफुल हो, तो एक बार उस लेक्चर को देख के जरूर जाए। ठीक है। एक बच्चे ने भेजा है कि किसी छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, 40% अंग्रेजी। ये वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है। किसी किसी छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी का बात आती है, कितने परसेंट लोग हैं, 60%, तो 60/100। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश की अगर बात आती है तो 40%, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 40/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, कितने लोग हैं, 20%। तो 40% लोगों ने हिंदी का अखबार पढ़ा, सॉरी 60% ने, 40 ने अंग्रेजी का, 20 ने दोनों। तो अगर हम यहाँ पे यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, यूनियन की, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। इन दोनों को जोड़ के इसको घटाओगे तो 6 4 10 से 2 गया 8, तो 80/100 इसका आंसर हो जाएगा। इसी के पहले पार्ट में उन्होंने क्या करना है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कोई बंदा है, ना तो वो हिंदी पढ़ता है और ना ही अंग्रेजी पढ़ता है, तो दोनों पे अलग अलग बार लगा होने का मतलब है इंटरसेक्शन के साथ यूनियन पे होल बार आ जाएगा, यूनियन पे होल बार आएगा। तो 1 - यूनियन हमने निकाला है, बार को निकालने के लिए 1 में से घटाओगे तो 80/100, मतलब यहाँ पे 20/100 आ जाएगा आपका। ठीक है। ऐसे ही उसमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि हिंदी पढ़ती है, मतलब उसने हिंदी का पार्ट पढ़ लिया है, तो अंग्रेजी का पढ़े इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसने हिंदी पढ़ा है, अंग्रेजी का पढ़े, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, जो भी अपॉन में है वो मतलब नीचे है, हिंदी हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी, बस दोनों का वैल्यू को आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर आपको मिलते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। मैंने 7 दिनों में बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं, जिन्होंने इन सारे लेक्चर को देखा है उनको 100% डेफिनेटली फायदा होगा। फिर भी नहीं देखे हैं तो कोई नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं पहले से पढ़े हैं, मन छोटा मत करो। लास्ट टाइम पे मन छोटा करोगे तो आप लोग चीजों को ज्यादा जल्दी भूलोगे। बस अब तो बस जाके एक बार अपनी बुक को उठाओ, दोनों बुक एक साथ रखो, एक क्वेश्चन में रखो, और सारे कॉन्सेप्ट को एक बार पूरा पलट के देख लो आप लोग। ठीक है। और बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं, बहुत छोटा सा सिलेबस है, बहुत सारा सिलेबस तो बोर्ड वालों ने वैसे ही कम करके रखा है कि इतना सिलेबस नहीं आएगा। जो नहीं आना उसको वैसे ही छोड़ के रखना है। जैसे अ, आपका रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन कठिन हो जाता बच्चों के लिए, वो आना नहीं है। रोले लैंग्रांजी आपका आना नहीं है, तो जो बहुत गंदे टॉपिक हैं वो वैसे भी आपके नहीं आने हैं। तो जितना आना है उतना बहुत अच्छे से तैयार करके रखो। इसी के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल इज वेल, बहुत अच्छे से पेपर दो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग पेपर फोड़ के आएंगे। चलिए।